आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुशील यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सच कहूँगा मैं। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने इनकम टैक्स में अपनी नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसमें करप्शन बहुत था। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने IAS छोड़ के लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने बहुत सारे स्कैम्स को लोगों के सामने तक लाया। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जो केवल दूसरों के बारे में ही सोचता था, एजुकेशन के बारे में सोचता था, गरीबों के बारे में सोचता था, रोज़गार के बारे में सोचता था, महंगाई के बारे में सोचता था। जी हाँ, आज मैं बायोग्राफी लेकर आया हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल पे बहुत से इल्ज़ाम लगते हैं, बहुत से लोग इनकी बुराई करते हैं, यहाँ तक बहुत से लोग इनको गालियाँ भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग इनकी तारीफ़ भी करते हैं। ऐसा बोला जाता है दिल्ली के कुछ लोगों द्वारा कि अरविंद केजरीवाल से जो उम्मीद लगाई जा रही थी, अरविंद केजरीवाल पे जो विश्वास करके उनको एक तरफा जीत दिलवाई गई थी दूसरी बार में, उस पे अरविंद केजरीवाल खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों पर अरविंद केजरीवाल खरे नहीं उतरे हैं, ऐसा कहना है दिल्ली की जनता का। अरविंद केजरीवाल एक ऑप्शन के तौर पर आए थे। जैसा आप जानते हैं कि दो ही पार्टियां सबसे बड़ी हैं, भाजपा, बीजेपी और कांग्रेस। तो दिल्ली में हमेशा ऑप्शन की कमी रही, तो ये एक ऑप्शन के तौर पर आए थे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन के तौर पर दिल्ली में आई थी। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है वो एक ऑप्शन के तौर पर आई थी। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को एक ऑप्शन के तौर पर देखा और कहा कि हम तो आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे, और आम आदमी पार्टी जीती भी। लेकिन आम आदमी पार्टी पे जो इल्ज़ाम लगते हैं, क्या वो सही हैं? क्या उनमें सच्चाई है? आप मेरी पूरी वीडियो देखिए, लास्ट तक आपको पता चलेगा कि जो इल्ज़ाम अरविंद केजरीवाल पे लगते हैं उसमें कितना सच्चाई है, कितना सच्चाई नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में जब उनकी पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने दिल्ली में कौन कौन से काम किए हैं और कौन कौन से वादे उन्होंने नहीं पूरे किए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपना प्यार दिखाइए, आपका आशीर्वाद दीजिए आपके बड़े भाई, छोटे भाई को, और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। खैर, हम चलते हैं आगे अरविंद केजरीवाल की बायोग्राफी, अरविंद केजरीवाल की कहानी की तरफ। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ था। इनके पिताजी गोविंद राम केजरीवाल थे और इनकी माताजी गीता देवी थी। इनके पिताजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और इनके पिताजी की ऐसी जॉब थी कि इनके पिताजी का हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता था। तो इनका जो शुरुआती जीवन है, इनका जो बचपन है, तो वो कभी गाज़ियाबाद में, तो कभी सोनीपत में, तो कभी हिसार में, क्योंकि हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। तो इनके पिताजी का ट्रांसफ़र हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में होता रहता था। इनके पिताजी इंजीनियर थे। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग के लिए। तो इनके पिताजी ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन किया था, इंजीनियरिंग की थी।
जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और पिता के नक्शे कदम पर ही बेटा भी चला। शुरुआती पढ़ाई कैंपस स्कूल इन हिसार और उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरी हॉली स्कूल ज्वाइन किया उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है अरविंद केजरीवाल की कि जब अरविंद केजरीवाल ने 12वीं पास की तो अरविंद केजरीवाल ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और सिर्फ पढ़ना शुरू किया। दिन रात केवल पढ़ते गए, सिर्फ पढ़ना, और कोई दूसरा काम नहीं था इनके पास। पढ़ाई पे ही अपना ये पूरा फोकस करते थे, अपना पूरा समय जो था ये केवल पढ़ाई को ही देते थे। भारत की सबसे मुश्किल परीक्षा IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर इनको मिला था और इन्होंने IIT का इतना मुश्किल एग्ज़ाम जो होता है, भारत में बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, उसको इन्होंने बहुत ही आसानी से अपनी मेहनत से रात दिन पढ़ाई करके इन्होंने उसको पास कर लिया था, क्वालिफाई कर लिया था। इनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला था, तो इनका जो स्ट्रीम था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था। 1989 में जब ये IIT करके निकले, IIT से ग्रेजुएशन करके निकले, तो इनको टाटा स्टील में जॉब मिल गया था। टाटा स्टील में इन्होंने 3 साल तक जॉब की थी और ये जमशेदपुर में थे। लेकिन 1992 में ही इन्होंने टाटा स्टील कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। इन्होंने टाटा स्टील कंपनी को इन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद भारत के एक और सबसे मुश्किल एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की ये तैयारी करने लगे और उसको भी इन्होंने निकाल दिया। तो अरविंद केजरीवाल ने जिन जिन एग्ज़ाम्स की तैयारी की उनको इन्होंने क्वालिफाई किया, उन एग्ज़ाम्स को इन्होंने निकाला। अरविंद केजरीवाल बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति थे। उसके बाद 1995 में इनको असिस्टेंट कमिश्नर IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिला था और एज असिस्टेंट कमिश्नर इन्होंने इनकम टैक्स को ज्वाइन किया। तो ये इनका शुरुआती जीवन था। अरविंद केजरीवाल ने एक बार बोला था कि आप लोग मुझे इतनी गालियां देते हैं, आप लोग मेरी इतनी बुराई करते हैं, अगर मैं चाहता तो IAS बन के करोड़ों कमा सकता था। अरविंद केजरीवाल ने बोला कि अगर मैं चाहता तो IAS बन के करोड़ों कमा सकता था, लेकिन तब भी मैं वो जॉब छोड़ कर आया और लोगों के लिए मैंने काम करना शुरू किया, लोगों के लिए मैंने काम किया। अरविंद केजरीवाल के इस बयान से इनकम टैक्स के आला अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी नाराज़ हो गए थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कहा, तो क्या हम रिश्वत लेते हैं? दोस्तों, पहले इनकम टैक्स में बहुत सारी चीज़ें होती थीं। अभी तो आप देख रहे हैं RTR वगैरह सब कुछ ऑनलाइन है और RTR 2-3 महीने में ही पूरा प्रोसेस होकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। RTR के लिए 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते थे और उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि RTR आए ही। इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को छोड़ दिया, हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने लीव ले ली। लेकिन फाइनली 2006 आते आते इन्होंने पूरी तरीके से अपनी जॉब को छोड़ दिया और एक्टिविज़म में आ गए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई अरविंद केजरीवाल को, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। 1999 में अरविंद केजरीवाल ने एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन NGO बिल्कुल भी नहीं थी। जो डोनेशन आती थी ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग ही देते थे, इंडिविजुअल ही देते थे। अरविंद केजरीवाल ने इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने दोस्त मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर खोला था और इसका नाम परिवर्तन दिया। यहाँ पर ये लोगों की हेल्प करते थे, लोगों की मदद करते थे। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो आपके पास, आप केजरीवाल के पास आइए।
आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई दिक्कत है, आप केजरीवाल के पास जाइए। आपको और कोई समस्या है, आप केजरीवाल के पास जाइए। अगर अरविंद केजरीवाल को कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई घपला लगता था, कोई स्कैम लगता था, तो अरविंद केजरीवाल तुरंत हाई कोर्ट चले जाते थे। अरविंद केजरीवाल ने बहुत से केसेस सुलझाए हैं। जब इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्कैम्स के बारे में कुछ जानकारी हुई तो ये धरना देकर बैठ गए थे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप इतने घपले, इतना स्कैम कैसे कर सकते हैं। 2000 में इन्होंने एक PIN जारी कर दी थी कि जो भी पब्लिक डीलिंग है उनमें ट्रांसपेरेंसी बरती जाए। चीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर सत्याग्रह पर बैठ गए थे, भूख हड़ताल पर बैठ गए थे कि ट्रांसपेरेंसी बरतनी है। और अरविंद केजरीवाल काफ़ी घोटालों को, काफ़ी घपलों को भी बाहर लेकर आए थे पब्लिक के सामने। इस ग्रुप ने बहुत सारे घोटालों को उजागर किया था। 64 प्रोजेक्ट में 70 लाख के घोटाले का भी इन्होंने पर्दाफाश किया था लोगों के सामने। उस स्कीम को भी ये लेकर आए। परिवर्तन धीरे धीरे रजिस्टर्ड NGO कबीर में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पर केजरीवाल के NGO को इंस्टीट्यूशनल फंडिंग भी होने लगी थी, जो पहले केवल इंडिविजुअल ही फंडिंग होती थी, क्योंकि NGO केवल फंडिंग पर ही चलते हैं। प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे घपले करते हैं, 5000 फीस, 6000 फीस, 7000 फीस। मिडिल क्लास, गरीब आदमी तो छोड़ दो, मिडिल क्लास भी पढ़ाने के बारे में नहीं सोच सकता। अरविंद केजरीवाल ने प्राइवेट स्कूलों, ऐसे स्कूल के खिलाफ मुहिम छेड़ दी, बहुत सारे आंदोलन किए और बाद में इन बच्चों को शामिल किया गया स्कूलों में। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सरकार से ज़मीन तो अच्छा डिस्काउंट पर ले लेते हो स्कूल बनाने के लिए कि आप गरीब बच्चों को कम फीस पर पढ़ाओगे, गरीब बच्चों का एडमिशन लोगे, लेकिन जब गरीब बच्चों का एडमिशन लेने की बारी आती है तो आप पीछे हट जाते हो और आप गरीबों से भी मोटी मोटी रकम लेते हो, अपनी जेबें केवल भरते हो। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, केजरीवाल ऐसा बिल्कुल नहीं चलने देगा, ऐसा केजरीवाल ने कहा। 2005 का वो फेमस एक्ट, RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इस एक्ट के पहले कुछ भी नहीं पता चलता था, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें पता चलने लगी। 2005 की बात आई है तो आपसे एक बात को और साझा करते हुए चलूँ। 2005 में जब अरविंद केजरीवाल ने IAS से लीव ली तो ये कलकत्ता चले गए और कलकत्ता में अरविंद केजरीवाल ने मदर टेरेसा के साथ भी काम किया। काफ़ी समय तक ये मदर टेरेसा के साथ काम किए और वहाँ पर केजरीवाल ने मदर टेरेसा से बहुत कुछ सीखा, लोगों की सेवा करना सीखा। कई चीज़ों के बारे में वहाँ पर केजरीवाल को पता चला मदर टेरेसा के द्वारा। इनका जो परिवर्तन है, इनका जो कबीर है, वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था, वो लोगों की मदद कर रहा था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाने में केजरीवाल का बहुत बड़ा हाथ था। आखिर ट्रांसपेरेंसी आ गई थी, लोगों को पता तो चले कि आखिर हो क्या रहा है। RTI का यूज़ भी सबसे अच्छा उन्होंने किया। RTI का यूज़ उन्होंने करप्शन में किया। दिल्ली कॉरपोरेशन में जो करप्शन होता था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो करप्शन होता था, वहाँ पर इन्होंने RTI का बहुत अच्छा उपयोग किया। उसके बाद हम देखते हैं 2006 के बाद यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। पहला टर्म तो कांग्रेस का बहुत ठीक रहा, लेकिन दूसरे टर्म में बहुत बड़े बड़े स्कैम्स, बहुत बड़े बड़े घोटाले सामने आए। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। ये शायद भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। आपको याद होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट,
अन्ना हजारे का आना गली गली में, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे को साथ में लाए, मनीष सिसोदिया को साथ में लाए, योगेंद्र यादव को साथ में लाए, किरण बेदी को साथ में लाए। किरण बेदी को तो आप जानते ही होंगे। अगर आप किरण बेदी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इससे पहले भी किरण बेदी इनके साथ काम कर चुकी थी, अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर चुकी थी। भारत की पॉलिटिक्स में, भारत की इतिहास में ये बहुत ही बड़ा मोड़ आया जब बड़े बड़े पढ़े लिखे लीडर्स एक साथ आए। जब इतने ब्रिलियंट दिमाग मिलेंगे, इतने बड़े बड़े लोग मिलेंगे तो रिवॉल्यूशन आना ही चाहिए, और आया भी। जन लोकपाल बिल आना चाहिए, और इसकी शुरुआत भी अरविंद केजरीवाल ने कर दी थी 2010 में। और दोस्तों, इसी दौरान अरविंद केजरीवाल को रेमन मैगसेसे अवार्ड मिला था। ये अवार्ड किरण बेदी को भी मिल चुका है, रवीश कुमार को भी मिल चुका है, और अरविंद केजरीवाल को ये अवार्ड 2006 में मिला। इस अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी कबीर, वो इतने अच्छे से काम कर रही थी, लोगों की सहायता कर रही थी, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 2011 में अन्ना हजारे कांग्रेस के खिलाफ बैठ गए भूख हड़ताल पर, और उसके बाद जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो सभी अन्ना हजारे के पास, अन्ना हजारे के स्टेज पे आते थे। और अन्ना हजारे को यहाँ पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया था। पूरे भारत में यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो गया था। जन लोकपाल बिल आया और सरकार को झुकना पड़ा। यहाँ पर कमेटी बैठाई सरकार ने। कमेटी में ये बोला गया कि बड़े बड़े अफसर और अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे, और यहाँ पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के और भी लोग थे, उनको भी कमेटी में शामिल किया गया। लेकिन यहाँ पर फिर से विवाद हो गया। अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाने लगे कि हमको काम नहीं करने दे रही है कमेटी हमारी मांगों को बिल्कुल दरकिनार कर रही है। कमेटी के मेंबर ये बोल रहे हैं कि हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, बार बार विरोध की धमकी देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो दोनों लोग फिर से भिड़ गए और यहाँ पर भूख हड़ताल फिर से शुरू हो गई। 2011 में अन्ना हजारे ने फिर से भूख हड़ताल शुरू कर दी, और ये भूख हड़ताल पहले से भी ज़्यादा खतरनाक थी। इस समय सरकार पूरी तरह से झुकी और एग्रीमेंट हुआ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, मतलब केजरीवाल के पूरे ग्रुप और सरकार के बीच में, कि फाइनली जन लोकपाल बिल लाया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। बिल जो ड्राफ्ट किया गया उसमें बहुत सी कमियां थीं। उसमें ये भी बोला जा रहा था कि इसमें प्राइम मिनिस्टर, हाई कोर्ट के जो जज हैं, इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी, ये तो प्रावधान दिए ही नहीं हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कांग्रेस ने जो वादे किए थे अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे से, वो वादे कांग्रेस ने पूरे नहीं किए। यहाँ पर बहुत से पॉलिटिशियंस अरविंद केजरीवाल को कहते थे कि अरविंद केजरीवाल इतने ही ज़्यादा वो हैं तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते हैं, पॉलिटिक्स में आ जाए ना। वो बहुत सी चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स में आके बहुत सी चीज़ों को बदलें और सुधारें। अगर सिस्टम से उनको इतना ज़्यादा दिक्कत है तो सिस्टम के अंदर आएँ और सिस्टम को बदलें। और अरविंद केजरीवाल ने इस बात को मान लिया। अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी, आप का गठन इन्होंने किया 2012 में। दोस्तों, जब ये पार्टी बनाई गई थी तो बहुत लोग खुश हुए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब एक ऑप्शन आ गया था। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के अलावा
कोई ऑप्शन नहीं था, या तो बीजेपी की तरफ जाएंगे या तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे। लेकिन अब एक ऑप्शन था, वो ऑप्शन था आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। सबको बहुत खुशी थी कि एक ऐसा आदमी पॉलिटिक्स में आया है जो सालों से करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, ये हमारी आवाज़ है, ऐसा पब्लिक ने बोला। लेकिन देखते ही देखते चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से लोगों का भरोसा टूटता गया। क्यों टूटता गया, कैसे टूटा? सबसे पहले अन्ना हजारे ने बोल दिया था कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर अन्ना हजारे और केजरीवाल अलग हो गए, दोनों में दूरियां आ गईं। दूसरी चीज़, किरण बेदी भी अलग हो गई। किरण बेदी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो इस मूवमेंट के साथ थे वो अरविंद केजरीवाल का साथ अब छोड़ने लगे। उसके बाद दिल्ली के चुनाव होते हैं जिसमें आम आदमी पार्टी जीती। यहाँ पर 31 सीटें बीजेपी और आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी को बाहर से इंडियन नेशनल कांग्रेस और जनता दल का सपोर्ट था। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर आरोप भी लगते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे कि हम सपोर्ट नहीं लेंगे, कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लेंगे, फिर इन्होंने क्यों कांग्रेस का सपोर्ट ले लिया और सरकार बना ली? इनको सपोर्ट नहीं लेना चाहिए था, सरकार नहीं बनाना चाहिए था। वहाँ पर अरविंद केजरीवाल का जवाब था कि हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस से सपोर्ट नहीं मांगा है, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने खुद ही सपोर्ट दिया है। यहाँ पर 2013 में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है। सरकार बनने के बाद 1 साल बाद ही, यहाँ तक 1 साल से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया। सबसे पहले लोकपाल बिल नहीं आ पा रहा था। दूसरी चीज़, ये कुछ भी शुरू करते, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अड़ंगा लगा रही थी। इन्होंने आरोप लगाए तो इन्होंने रिजाइन दे दिया और इन्होंने माना कि मैंने जो रिजाइन दिया था 2014 में वो सही नहीं था, मैं शायद लोगों को समझ नहीं पाया। लेकिन साथियों, जब दोबारा चुनाव हुए 2015 में तो लोगों का कुछ और ही मानना था। पहले इनको 28 सीटें मिली थी और इस बार इनको 70 में से 67 सीटें, सारी की सारी आम आदमी पार्टी को। 3 सीटें केवल भाजपा के खाते में गई थी, 3 सीटें केवल बीजेपी को मिली थी और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। लोगों ने आम आदमी पार्टी को जमकर वोट किया, लोगों ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया। 14 फरवरी 2015 को ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। रामलीला मैदान में इन्होंने ज़बरदस्त भाषण दिया और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन ये सारी शुरुआत थी, अभी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। 2015 से अभी तक बहुत उतार चढ़ाव हुआ। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ डिस्प्यूट हुआ। यहाँ पर अगर किसी को अपॉइंट करना है, कोई पब्लिक सर्वेंट को अपॉइंट करना है, तो हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर टांग अड़ा देते। कभी कभी तो अरविंद केजरीवाल का झगड़ा भी हो जाता। अरविंद केजरीवाल अगर कभी टाइम मांगते मिलने के लिए तो टाइम नहीं देते। मनीष सिसोदिया ने कहा एलजी क्या करे, वो तो मोदी जी कंट्रोल कर रहे हैं। सेंट्रल का पूरा कंट्रोल है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सेंट्रल वीएस दिल्ली लड़ाई हो गई, केजरीवाल वीएस मोदी लड़ाई हो गई। 2015 के बाद बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले और सबसे बड़ा झटका योगेंद्र यादव का जाना, कुमार विश्वास का बिल्कुल अलग होना, पार्टी से किनारा करना,
कुमार विश्वास ने सार्वजनिक तौर पर बाद में बहुत कुछ बोला अरविंद केजरीवाल को। जब 3 MLAs को आम आदमी पार्टी से टिकट मिल गया और कुमार विश्वास को नहीं मिला, और जिनको मिला था वो कांग्रेस के थे और बाद में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद कपिल मिश्रा का जाना। कपिल मिश्रा ने बहुत सारे आरोप लगाए। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल शांत, और उन्होंने कहा कपिल मिश्रा इसलिए पार्टी छोड़कर गए क्योंकि उनको मंत्री का पद चाहिए था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी में। इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल अपना काम करते रहे और यहाँ पर आरोप भी लगे कि इनका काम बहुत अच्छा नहीं है। उसके बाद अगले चुनाव हुए, 8 फरवरी 2020 को संपन्न हुए। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी 65 सीटें जीती। हालांकि पिछली बार से 5 सीटें कम हुई और बीजेपी की 5 सीटें बढ़कर 3 से 8 हो गई और कांग्रेस की एक भी नहीं। उसके बाद केजरीवाल 2022 में पंजाब में भी उतरे। 20 फरवरी 2022 को पंजाब में चुनाव हुए 117 सीटों पर, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें भगवंत मनु के नेतृत्व में जीती। अब इन पर जो आरोप लगते थे अरविंद केजरीवाल पे, इनका काम अच्छा है या नहीं अच्छा है, उसके बारे में बात करते हैं। 2018 और 19 का जो बजट था इनका, उसमें 26% एजुकेशन पर गया था। यानी ये एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे अरविंद केजरीवाल। सरकारी स्कूल जो बनवाए अरविंद केजरीवाल ने, वो ऐसे स्कूल बनवाए, ऐसी सुविधाएं कि बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूलों में भी ना मिल पाए। वाकई अरविंद केजरीवाल का ये काम बहुत ही काबिले तारीफ़ था। दूसरी, डोर स्टेप सर्विस। आपको कोई भी सर्विस चाहिए, हम घर आकर देंगे, केवल आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसमें शुरुआत तो 40 सर्विसेज से ही की गई थी, बाद में इसको अपडेट करके शायद 100 या 200 सर्विसेज उसमें इंक्लूड की गई। जैसे आपको आरसी का एड्रेस चेंज करवाना है, आरसी रिन्यूअल करवाना है, और भी ऐसे बहुत सी सर्विसेज थी। उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक, जिसकी तारीफ़ यूनाइटेड नेशन ने भी की थी। मोहल्ला क्लिनिक, हर एक मोहल्ले में एक क्लिनिक, किसी को किसी भी समय अगर दिक्कत होती है तो उस मोहल्ला क्लिनिक में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। शुरुआत 90 क्लिनिक से की गई थी और बाद में इसको अपडेट किया गया और क्लिनिक्स बढ़ाए गए। ये तो थी अरविंद केजरीवाल की अच्छी योजनाएं। अब इनकी कमियां भी हम जान लेते हैं। दिल्ली में यमुना बद से बदत्तर हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन उसकी तरफ आम आदमी पार्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं है। एनवायरनमेंट की बात करें तो दिल्ली बहुत प्रदूषित है। हमेशा रैंकिंग में दिल्ली का पहला स्थान होता है। इनके ऊपर ये आरोप भी लगा है कि ये सबको करप्ट बताते रहते हैं। हर एक पॉलिटिशियन को ये करप्ट बताते हैं, हर एक पार्टी को करप्ट बताते हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी जो है बिल्कुल साफ़ है, साफ़ सुथरी है। तो मित्रों, आपको अरविंद केजरीवाल की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका जो भी प्रिय लीडर हो, आप जिस भी लीडर के बारे में जानना चाहते हैं, बायोग्राफी सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच।